सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, डेली ऑडियो लेक्चर के अंतर्गत मैं कुछ विषयों पर बात करने जा रहा हूं और ये जो मेरे आज के विषय हैं इनका ज़्यादातर संबंध प्री एग्ज़ामिनेशन से है और नो डाउट इससे मुख्य परीक्षा के भी प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन जो मेरा फोकस होगा यानी कि जो कहने का तरीका होगा उसमें मैं विशेष रूप से अभी जो प्री एग्ज़ामिनेशन आपके होने हैं उन्हें लेकर चलूँगा। नागपुर की घटना के बारे में आप सब ने अखबारों में पढ़ा है। नागपुर में हिंसात्मक मुठभेड़ें हुई। नागपुर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शहर है। वो सद्भाव का शहर रहा है और सच पूछिए तो हमारे अभी के जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो नागपुर के ही हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो मुख्यालय है वह नागपुर में ही है और नागपुर, जैसा कि मैंने कहा, कि सामाजिक सद्भाव का अब तक का एक बहुत बड़ा केंद्र और प्रामाणिक नगर रहा है। अगर उस नगर में इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं घटित हुई हैं तो सच पूछिए तो पूरे देश का चिंतित होना स्वाभाविक है और इसीलिए यह घटना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह घटना घटित क्यों हुई? अखबारों में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। अब मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पर कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, एक सूचना है, FEIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी, छावा, शायद आपने देखी हो। उस फिल्म में संभाजी के चरित्र का वर्णन है। संभाजी जो छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। कहा यह जा रहा है कि छावा फिल्म को देखने के बाद एक जो विशेष वर्ग था वह उत्तेजित हो उठा और खासकर औरंगजेब के विरोध में उठ खड़ा हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये कि छावा नाम से फिल्म तो अभी बनी है, लेकिन इससे बहुत पहले छावा नाम से एक उपन्यास आ गया था और उपन्यास जो आया था बहुत अननोन उपन्यास नहीं था। उसके उपन्यासकार थे शिवाजी सावंत, जो अपने आप में मराठी के बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही लोकप्रिय लेखक हैं। शिवाजी सामंत, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और उनके लिखे उपन्यास लगभग मैंने सारे पढ़े हैं। शिवाजी सावंत। मज़ेदार बात यह है कि जब उपन्यास आया तब इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन अभी जब फिल्म आ गई तो इस तरह की घटनाएं फ्लेयर अप होने लगी, लगातार विवाद होने लगे और ख़ासकर विवाद की शुरुआत इस बात से हुई कि जो औरंगजेब की कब्र है उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाए, उसे वहाँ से हटा दिया जाए। कहाँ से हटा दिया जाए? मैं आपको बताना चाहूँगा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से कि औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 में हुई थी। उन्हें बुखार हो गया था और फिर वे बच नहीं पाए। उनकी मृत्यु हुई थी अहमदनगर में। इसकी सूचना उनके बेटे और उनकी बेटी को दी गई। वे आए और फिर उनका शव खुलदाबाद ले जाया गया। जी हाँ, खुलदाबाद, ये औरंगाबाद के पास एक ऐतिहासिक कस्बा है खुलदाबाद। वहाँ एक सूफी संत की दरगाह थी। उस सूफी संत की दरगाह के अहाते में औरंगजेब को दफनाया गया। नाम याद रखिएगा, खुलदाबाद, और जो सन है 1707। बात खत्म हो गई 1707 और अभी हम हैं 2025 में, यानी कि लगभग 325 साल का सफ़र पूरा कर चुके हैं। इस बीच में औरंगजेब की कब्र को लेकर के कोई इस तरह की घटना बहस नहीं हुई जो राष्ट्रीय चिंता का कारण बन जाए
और अचानक अब खासकर उसी बहस ने इतने बड़े हिंसा का रूप ले लिया है। सच पूछिए तो इससे पूरा देश चिंतित है। चिंतित इस बात को लेकर के है कि सच पूछे तो कानूनी दृष्टि से हमारे जो ऐतिहासिक स्थल हैं, वे हमारी विरासत हैं, वे हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं। इन्हें नष्ट करना आसान नहीं है, लेकिन जब नष्ट करने की बात की जाती है तो उसके पीछे कोई सामाजिक कारण नहीं है, उसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक कारण भी नहीं होते हैं। इनफैक्ट उसके पीछे राजनीति के कारण बहुत अधिक होते हैं। दोस्तों, यहाँ लोगों को राजनीतिक मंशा इसके पीछे दिखाई दे रही है और इसके बारे में सोचकर लोग अंदर से काफ़ी चिंतित भी हैं। ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष है, एग्जामिनेशन के बारे में बता रहा हूँ कि आपको चाहिए कि आप औरंगजेब पर ठीक ठाक तैयारी कर लें और ख़ासकर औरंगजेब और मराठों के जो संबंध रहे हैं उन पर तो आपको अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। मराठे की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब में लगातार मुठभेड़ होती रही और मराठा एक ऐसा समुदाय था, इतने बड़े वीर थे कि जो मुगल हैं उन्हें कभी भी अपने नियंत्रण में नहीं ले सके। औरंगजेब ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से शिवाजी के साथ उसके संबंध बेहतर हो जाएं, लेकिन वह संभव नहीं हो सका। बाद में औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा था, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन जय सिंह एक काम कर गए थे कि जय सिंह शिवाजी से एक संधि कर सके, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। ये इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। 1665 में यह संधि हुई थी। उस संधि के तहत ये व्यवस्था की गई कि ठीक है, औरंगजेब और शिवाजी की मुलाकात होगी। यह मुलाकात आगरा में होगी। शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली औरंगजेब ने उनको बंदी बना लिया। लेकिन शिवाजी वहाँ से किसी तरह से निकल करके बाद में भागे और इसके बाद लगातार वह मुठभेड़ चलती रही। औरंगजेब ने अपने जीवन में बहुत कोशिश की कि वो मराठों पर नियंत्रण कायम कर सके, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। तो खासकर जो औरंगजेब और जो मराठों का संघर्ष रहा है उसके बारे में यदि आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए मुझे लगता है कि प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी अच्छी बात होगी। यहाँ मैं आपको एक दो तथ्य और बताना चाहूँगा। औरंगजेब ने अंत में क्या कहा था, इसके बारे में अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। ये तो पक्का है कि उसने अपने पुत्र को पत्र लिखा था और उस पत्र में उसने अपनी यह इच्छा जाहिर की थी। एक तो यह है कि मुझे जो दफनाया जाए वो बहुत ही सामान्य तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से दफनाया जाए, क्योंकि औरंगजेब एक बहुत ही कट्टर सुन्नी मुसलमान था। नो डाउट कि कार्य प्रणाली की दृष्टि से वो वास्तव में बहुत कट्टर था। खासकर धार्मिक कट्टरता उसमें गजब की थी, कूट कूट कर भरी हुई थी। ठीक है, आप इस्लाम को मानते हैं, अपने इस्लाम का अनुसरण कीजिए, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति जब उदारता की बात आती थी, सरलता और सहजता की बात होती थी, तो औरंगजेब के पास वो दूर दराज तक नहीं थी। इसका नतीजा ये हुआ कि औरंगजेब का पूरा जीवन लड़ाइयों में बीता और उसका पूरा खजाना उसी के दौर में खाली हो गया था। इसीलिए दूसरी इच्छा के तौर पर उसने अपनी यह आशंका व्यक्त की थी कि मेरे बाद इस मुगल शासन का क्या होगा, क्योंकि उसको मालूम था एक तो यह कि खजाना खाली हो चुका है, दूसरा यह कि लोगों में आपस में उत्तराधिकारी को लेकर, विरासत को लेकर के बहुत लड़ाइयाँ होंगी, तीसरा वो ये भी जानता था कि जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है उससे लोग खुश नहीं थे, उनके साथ अत्याचार हो सकता है, उनके नौकर चाकरों को तंग किया जा सकता है। तो इस आशंका को व्यक्त करते हुए उसने कुछ इस तरह की इच्छा जाहिर की थी कि उनके साथ अच्छे से सलूक किया जाए, बेहतर तरीके से पेश आया जाए। एक बात और कही जाती है, इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि मृत्यु के समय औरंगजेब का मन पश्चाताप से भरा हुआ था। उसने कुछ इस तरह की बात कही थी कि मेरी आंखों के सामने खुदा का नूर था, लेकिन अफसोस कि मैं उस नूर को कभी देख नहीं पाया। लेकिन अब हो क्या सकता है। दुर्भाग्य यह है कि जो औरंगजेब का जो काल रहा है, जो शासन काल रहा है, वह एक तरह से पूरे के पूरे मुगल काल का सबसे ज़्यादा डार्क पीरियड रहा है, सबसे ज़्यादा अंधकार का पीरियड रहा है। और इस अंधकार का जो फैलाव है आज तक भी कहीं न कहीं भारतीय समाज, भारतीय चेतना पर दिखाई देता है। यह इतिहास का भूत
यदा कदा पता नहीं किस कब्र से निकलता है और मंडराने लगता है। नागपुर में जो अभी घटना घटित हुई है शायद कुछ इसी तरह के मंडराने से जुड़ी हुई घटना है, जो सच पूछिए तो बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। दोस्तों, जो दूसरी घटना है वह मून किंग को लेकर के है। मून किंग यानी कि जो चंद्रमा है उसका बादशाह कौन है। चंद्रमा है उसका बादशाह कौन है, कहने का मतलब है कि वो कौन ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे अधिक चंद्रमा है। देखिए, जब हम चंद्रमा कहते हैं तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा वो तो है ही, लेकिन चंद्रमा इस रूप में भी कहा जाता है कि जो अपने ग्रह का चक्कर लगाता है वो चंद्रमा है। जैसे कि जो चंद्रमा है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं वो पृथ्वी नामक ग्रह का चक्कर लगाता है, तो वो पृथ्वी का उपग्रह हुआ। दोस्तों, अभी जो खगोलविदों ने पाया है वह यह है कि उसने शनि की परिक्रमा कर रहे 128 नए चंद्रमाओं की खोज की है। शनि यानी कि सैटर्न 128, उसके पास पहले से कुछ चंद्रमा थे और अब कुल उसके पास 274 चंद्रमा हो गए हैं, यूँ कह लीजिए कि चांद हो गए हैं। और इस प्रकार से जो चंद्रमा है अब मून किंग बन गया है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात और बताना चाहूँगा जो ध्यान रखने की, वो है कि इससे पहले फिर कौन मून किंग था। इससे पहले बृहस्पति मून किंग हुआ करता था, जुपिटर मून किंग हुआ करता था। मज़ेदार बात है कि 128 नए चंद्रमा शनि से जुड़ने के कारण अब शनि के पास चंद्रमा की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि बाकी ग्रहों के पास जितने कुल चंद्रमा हैं, यदि उन सबको मिला दिया जाए तो उससे भी दुगने चंद्रमा अब शनि के पास है। आप कल्पना करके देखिए। तो अब ऐसा लगता है कि शनि को जो ये मून किंग की उपाधि मिली है इसे शायद ही कोई छीन पाएगा। तो दोस्तों, आज के डेली ऑडियो लेक्चर के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।